नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए आज 1 हफ्ता पूरा हो गया है। शुरुआत में जो कुछ सूचनाएं आ रही थीं, उनमें कुछ अपरिपक्व थीं, कुछ परिपक्व थीं। लेकिन अब चूंकि 1 हफ्ता हो चुका है, तो अब जो खबरें निकल के आ रही हैं, वो ज़्यादातर ऐसी खबरें हैं जो प्रमाणित हैं, सच हैं। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे कौन लोग हैं, किन्होंने क्या किया, उससे पहले दो बड़े स्टेटमेंट मीन्स दो बड़े लोगों के स्टेटमेंट की मैं बात करना चाहूंगा। एक स्टेटमेंट आया जो कि बांग्लादेश क्राइसिस से जुड़ा हुआ नहीं है, भारत के नेता का है, विदेश में जाकर दिया गया है। वो स्टेटमेंट था कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है, और इसे बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये स्टेटमेंट लगभग आज से 6-7 महीने पहले, या हो सकता है उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, दिया गया था। और ये स्टेटमेंट था आज के भारत के नेता विपक्ष और उस समय के और आज के भी कांग्रेस के लगभग सर्वे सर्वा, यानी या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता राहुल गांधी का। और एक स्टेटमेंट आया है शेख हसीना का, जो आज ही मैंने पढ़ा एक अखबार के वेबसाइट पर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि उनके स्टेटमेंट एक्चुअली दो हैं, और उस दो में से एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है अपने देश के, यानी कि बांग्लादेश के विपक्षी दलों के लिए, कि वो छात्रों की लाशों पर चढ़कर सत्ता पाना चाहते थे, और मैं चाहती तो प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी, लेकिन उससे वहां लगातार हिंसा होती रहती, छात्र मारे जाते, और मैं यह नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। और जो तख्ता पलट है वो होने दिया एक तरह से। उसी में उनका दूसरा स्टेटमेंट है कि एक, मुझे नाम में थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, एक आइलैंड है उनके पास 3-4 वर्ग किलोमीटर का। उस आइलैंड को अमेरिका बांग्लादेश से मांग रहा था। उस आइलैंड पर अमेरिका शायद अपना सैन्य अड्डा बनाना चाह रहा हो, जिससे कि वो बंगाल की खाड़ी में सैन्य नियंत्रण कर सके। शेख हसीना ने मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका हमसे उस आइलैंड को चाह रहा था, मांग रहा था, हमने देने से मना कर दिया, और उसके चलते ये अमेरिका का सब किया धरा है। अब यहां पर बात आती है लोकतंत्र के रक्षक होने की। हमारे देश के नेता, बड़े नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देशों से ये चाहते हैं कि वो भारत में जनतंत्र की, लोकतंत्र की रक्षा करें या उसमें हस्तक्षेप करें, वही अमेरिका बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या करवा देता है, सिर्फ इसलिए कि वो देश उसको एक आइलैंड नहीं देता। वो बंगाल की खाड़ी में अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करना चाहता था, उसको वो आइलैंड चाहिए था। शेख हसीना की सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। हो सकता है कि जो वर्तमान में विपक्षी
पार्टी है वहां की या जो पार्टियां हैं उनके साथ कोई इस तरह की डील हुई हो कि हम वहां पर सत्ता परिवर्तन करवा देंगे और जब आप सत्ता में आएंगे तो वो आइलैंड आप हमको देंगे। अगर आने वाले समय में ऐसा होता है कि शेख हसीना के बजाय कोई दूसरा वहां का प्रधानमंत्री बनता है और उसके बाद वो वहां पर उस आइलैंड को अमेरिका को सौंप देता है तो इस बात पर 100% मोहर लग जाएगी। शेख हसीना के खिलाफ ये कोई 2 महीने 4 महीने का षड्यंत्र नहीं है, ये षड्यंत्र पिछले कुछ सालों से चल रहा था और जहां तक इसकी खबरें आ रही थी तो ये लगभग पिछले 3-4 साल से चल रहा था। हो सकता है उससे भी पहले चल रहा हो, क्योंकि शेख हसीना पिछले लंबे समय से सत्ता में थी, शायद उनको 15 साल हो गए थे सत्ता में। तो अब ये अमेरिका के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था कि एक पार्टी एक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, जैसा भी लोकतंत्र हो उनका थोड़ा कमजोर हो सकता है, कुछ भी हो, हालांकि बांग्लादेश का लोकतंत्र फिर भी मुझे लगता है कम से कम पाकिस्तान से तो मजबूत ही है, तो है या कम से कम था, आज तो नहीं कह सकते कि है लेकिन मजबूत था। तो उसको बर्बाद करने के लिए, या यूं कह लें कि मतलब वहां पर उसको लगा कि ये सरकार अगर इतनी मजबूत हो जाएगी, 15 साल सत्ता में रहेगी, कल को और मजबूत हो सकती है, तो फिर तो हमें हमारी यहां दाल कतई नहीं गलेगी, तो इस देश को अस्थिर रखो, अस्थिर रहेगा तो हमारी दाल गलेगी। और वही उसने किया। ये पहला उदाहरण नहीं है। आप हमारे पड़ोस में श्रीलंका को छोड़ दीजिए, बताया जाता है कि थोड़ा बहुत हाथ वहां भी था, लेकिन वहां शायद उतना नहीं था। वहां तो वो चाइना की गलती की वजह, मतलब चाइना के साथ जो श्रीलंका ने दोस्ती की थी उसका उसको काफी परिणाम भुगतना पड़ा। लेकिन आप और बहुत सारे देश देखिए, जब से मुझको याद है या जो चीजें मैंने खबरों में सुनी है, आप इराक को देखिए। अमेरिका करता क्या है, जैसे हमारे यहाँ इंदिरा गांधी ने किया था कि जो पंजाब में अकालियों की सरकार चलती थी, अकाली वहां पर थोड़ी मजबूत स्थिति में आने के, मतलब मजबूत होने की स्थिति में थे, तो इंदिरा गांधी ने अकालियों के खिलाफ एक नेता खड़ा कर दिया, भिंडरवाला। और जब वो भिंडरवाला धार्मिक आधार पर इतना मजबूत हो गया तो वो इंदिरा गांधी के लिए ही मुसीबत बन गया, भारत के लिए मुसीबत बन गया। सेम चीज, यही तरीका अपनाता है अमेरिका। वो लगभग हर देश में पहले कोई ना कोई एक नेता, एक ग्रुप तैयार करता है, उसको मजबूत करता है, आर्थिक सहायता देता है, और जब वो ग्रुप मजबूत हो जाता है तब वो उस देश की पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसको ध्वस्त कर देता है। तो मुझे जो याद है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में पहले इसने तालिबान को खड़ा किया और बाद में तालिबान के साथ इसने लड़ाई करी। इराक, सद्दाम हुसैन की पार्टी को खड़ा करने में अमेरिका का बड़ा हाथ था, और बाद में जब सद्दाम हुसैन मजबूत हो गया तो इसने इराक को बर्बाद कर दिया। कोई भी ऐसा नेता जो अराजक तरीके से पनपता है और बड़ा होता है, उसके अंदर इस तरीके की दुष्प्रवृत्तियां होती ही हैं कि एक बार वो शक्तिशाली हो जाए, या यूं कह लें कि वो अपने देश में सर्वशक्तिमान हो जाए, तो उस स्थिति में वो कुछ भी फिर करने को तैयार हो जाता है। फिर उसको लगता है कि पूरी दुनिया में हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अमेरिका ने लीबिया के साथ किया, सीरिया के साथ किया। अगर आप इतिहास पढ़ के देखेंगे, खासतौर से मिडिल ईस्ट का, तो मिडिल ईस्ट में तो बहुत ज्यादा किया। इधर पाकिस्तान में भी उसका बहुत हस्तक्षेप रहा। जब पाकिस्तान केवल रंग और भाषा के भेद के आधार पर 1971 से पहले आज के बांग्लादेश और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के साथ अत्याचार कर रहा था, तब अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के में इस चीज को लेकर के एक विद्रोह उत्पन्न हुआ और उन्होंने डिमांड की कि नहीं, हमको तो हमारी सत्ता चाहिए, हम पंजाबियों की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। पंजाबियों से मतलब जो पाकिस्तान का पंजाब था,
पाकिस्तान में सत्ता पर पूरी तरीके से पंजाबी ही काबिज हैं, बाकी वहाँ के जो 2-3 प्रांत हैं उनका तो कोई ज़्यादा स्टेक है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, उनका वर्चस्व हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमको हमारा नेता चाहिए, हमारी सरकार चाहिए। तो इसको लेकर के जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो उनके ऊपर किस तरह के अत्याचार हुए, वहां रह रहे हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार हुए, आज भी होते हैं, हालांकि बांग्लादेश बनने के बाद भी होते रहे और आज भी हो रहे हैं। तो उस सबको अमेरिका ने नजरअंदाज किया। ऐसा नहीं कि उसकी जानकारी में नहीं था, उसकी सब जानकारी में था, लेकिन उसने जानबूझकर उसको नजरअंदाज किया। आज भी जो 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, उसमें जो विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह से में 5 अगस्त से पहले और 5 अगस्त से लेकर के अभी तक जिस तरह के अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका की जानकारी में नहीं है, लेकिन आज तक अमेरिका ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है उसमें। अगर कोई स्टेटमेंट आया भी है तो उसमें केवल अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारत को लेकर के तो खैर बात ही क्या करनी, यहाँ की विपक्षी पार्टियों को तो छोड़ ही दीजिए। मतलब इतनी अधम राजनीति, कम से कम 1998 से पहले देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। 1998 के बाद से भारत में जिस तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है, वो इसको कहां लेकर के जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे बांग्लादेश की और अमेरिका की, और इसमें जो मुख्य बात थी वो थी लोकतंत्र की। तो अमेरिका लोकतंत्र को जहां भी है, जैसा भी वहां कैसे बर्बाद करता है, खासतौर से जो गैर ईसाई देश हैं उनमें, उसके कई सारे उदाहरण हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र आज तक मजबूत नहीं हो पाया, वहां केवल कहने के लिए सरकार चुनी जाती है, वहां सरकार सेना चलाती है, उसके पीछे का कारण अमेरिका है। बांग्लादेश में लोकतंत्र बहुत मजबूत नहीं हो पाया, और जो थोड़ा बहुत हो रहा था तो उसमें पलीता लगाया है अमेरिका ने। मिडिल ईस्ट के देश जो हैं उनकी हालत लगभग सबको पता ही है। भारत में भी अमेरिका कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है यहां पर लोकतंत्र को कुचलने की। जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं कि चाहे वो आर्थिक रूप से भारत को कमजोर करने की कोशिश, चाहे वो राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश हो, और उन सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से कमजोर करने की कोशिश हो, उसमें अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। बस ये है कि ये चीजें खुल के नहीं की जाती हैं तो वो खुल के नहीं कर रहा है, ताकत उसने पूरी लगाई हुई है। और आज की तारीख में जो हमारे देश के महान नेता हैं राहुल गांधी, वो तो जो मतलब जितना करें उतना कम है। ऐसा कोई इवेंट वो नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे भारत कमजोर हो, भारत की राजनीति कमजोर हो, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो। आप अगर हिंडनबर्ग को लेकर के अभी जो रिपोर्ट आई है उसको देखना चाहें, पहले रिपोर्ट आई थी अडानी, जो दुनिया के शायद उस समय दूसरे नंबर के अमीर हो गए थे, उनके कंपनियों के जो ग्रुप के शेयर थे वो कितनी बुरी तरीके से टूटे, और उसको लगभग रिकवर करने में, पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हो पाया था, उसको लगभग रिकवर करने में 1.5 साल लग गया। और 1.5 साल के बाद हिंडनबर्ग ने एक और अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। यद्यपि इस बार उतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पिछली बार उसकी रिपोर्ट बकवास निकली थी, तो इस बार उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोशिश पूरी है। और इसको लेकर के आप देखना भी शोर कितना मचता है। जातियों को लेकर के जिस तरह से समाज को तोड़ने की कोशिश है, धर्म को लेकर के जिस तरह से समाज को तोड़ने की कोशिश है, आप एक खास धर्म के किसी भी प्रोपेगेंडा को लगातार सपोर्ट करेंगे तो वो एक ना एक दिन परेशानी का कारण बनना ही है। तो इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अमेरिका
लोकतंत्र का समर्थक हो सकता है, लेकिन वो केवल उन देशों में जो उसके कहने पे चलते हैं। आप रसिया को देख लीजिए, अमेरिका ने किस तरीके से तोड़ा, सोवियत संघ को, और रसिया को भी तोड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहता है। कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट उसका रसिया के साथ होता ही रहता है। यूक्रेन का जो युद्ध हुआ रसिया के साथ, वो किसकी देन है? अमेरिका की देन। मेरे ख्याल से तो 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, लगातार ये चीजें चल रही हैं। तो हमारे देश की जनता को ये समझने की जरूरत है कि जिनसे आप सपोर्ट मांगने जा रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, क्या वो वास्तव में लोकतंत्र बचाने में उतने उत्सुक हैं? आप इस पर विचार कीजिए। बात ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।